नमस्कार दोस्तों, CS भाटी ई लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम चंदन सिंह भाटी है और मैं गवर्नमेंट ITI में फिटर इंस्ट्रक्टर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, आज पूरा विश्व कोरोना संक्रमण के वायरस से जूझ रहा है। तो जब भी कोई संकट आता है तो एक अकेला व्यक्ति इसका सामना नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार से हम इस मुश्किल की घड़ी में सभी जने सभी नियमों का पालन करेंगे, घर पर रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे, जिससे संक्रमण और नहीं बढ़े। आप सबकी पढ़ाई चलती रहे, प्रशिक्षण का कार्य बाधित नहीं हो और परीक्षा की तैयारी हो, इसके लिए फिटर व्यवसाय के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के मॉड्यूल 3 के साथ आज मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। शीट मेटल इसका सब्जेक्ट होगा। सबसे पहले हम लेवल 1 के प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, पहला प्रश्न है, कास्ट आयरन में ड्रिलिंग के लिए कौन सा कर्तन द्रव प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए सूखी हवा का जेट, बी घुलनशील तेल, सी खनिज तेल, ऑप्शन डी वनस्पति तेल। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, ड्राई एयर का जेट। अगला प्रश्न है, रेडियल ड्रिलिंग मशीन में एक्स के द्वारा चिन्हित पार्ट का क्या नाम है? देखिए, इसमें एक रेडियल ड्रिलिंग मशीन दी गई है, एक्स के द्वारा एक पार्ट को अंकित किया गया है, इसका हमें नाम बताना। ऑप्शन ए बेस, बी स्पिंडल, सी त्रिज्यीय भुजा, ऑप्शन डी स्पिंडल हेड। तो एक्स के द्वारा चिन्हित भाग स्पिंडल हेड है। अगला प्रश्न है, छिद्र में रिवेट डालने के पश्चात किस टूल का प्रयोग प्लेटों को आपस में नजदीक लाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए ड्रिफ्ट, बी डॉली, सी रिवेट सेट, ऑप्शन डी कॉकिंग। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, रिवेट सेट। अगला प्रश्न है, चित्र में एक लीवर शियर दिखाई गई है, इसके एक्स के द्वारा चिन्हित भाग को हमें बताना है। हमारे पास में ऑप्शन है 4। ऑप्शन ए बेस प्लेट, बी लीवर आर्म, सी लोअर ब्लेड, ऑप्शन डी अपर ब्लेड। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, लोअर ब्लेड। अगला प्रश्न है, शीट मेटल की संक्रिया का नाम बताना है हमें चित्र देख करके। चित्र को ध्यान से देखिए। ऑप्शन ए ग्रूविंग, बी नॉचिंग, सी बेंडिंग, ऑप्शन डी फोल्डिंग। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, ग्रूविंग। अगला प्रश्न है, जिंक कोटेड शीट, जिंक कोटेड आयरन का नाम बताइए। ऑप्शन ए ब्लैक आयरन, बी टिंड आयरन, सी स्टेनलेस स्टील और ऑप्शन डी गैल्वेनाइज्ड आयरन। तो जिंक कोटेड आयरन को हम गैल्वेनाइज्ड आयरन कहते हैं, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु चद्र का संक्षारण तथा खरोचने के प्रति अधिक प्रतिरोधी होती है? ऑप्शन ए तांबा, बी ब्लैक आयरन, सी एल्युमिनियम, ऑप्शन डी गैल्वेनाइज्ड आयरन। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, एल्युमिनियम अधिक कोरोजन और एब्रेशन के प्रति हाईली रेजिस्टेंट होती है। अगला प्रश्न है, नियमित षटभुज की सतह से फ्लैट के मध्य साइज की गणना का क्या सूत्र है? ऑप्शन ए 2a, बी √2a, सी √3a और ऑप्शन डी 3a। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, √3a। अगला प्रश्न है, सोल्डर का पदार्थ कौन सा होता है? ऑप्शन ए वेल्डिंग रॉड, बी सिंथेटिक तत्व, सी शुद्ध लोहे अथवा मिश्र धातु, ऑप्शन डी अधात्विक तत्व। इसमें ऑप्शन सी सही होगा कि प्योर मेटल और अलॉय से मिलाकर के सोल्डर बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, स्टील की सोल्डरिंग के लिए कौन सा फ्लक्स हम प्रयोग करेंगे? हमारे पास में इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए अमोनियम क्लोराइड, बी जिंक क्लोराइड, सी रेजिन और डी पेस्ट। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, अमोनियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है, रिवेट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए मटेरियल कौन सा यूज़ करेंगे? ऑप्शन ए रबड़, बी सिंथेटिक, सी कठोरीकृत इस्पात और ऑप्शन डी माइल्ड स्टील यानी कि मृदु इस्पात। तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा, रिवेट माइल्ड स्टील से बनाई जाती है। अगला प्रश्न, किसी रिवेट में एक्स के द्वारा चिन्हित भाग का हमें नाम बताना है। दोस्तों, चित्र देखिए, चित्र में एक स्नैप हेड की रिवेट बताई गई है और एक्स के द्वारा चिन्हित भाग का नाम बताना है। ऑप्शन ए पूंछ, बी देह, सी सिर, ऑप्शन डी व्यास। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, एक्स के द्वारा चिन्हित भाग रिवेट की बॉडी है। अगला प्रश्न है, हैवी स्ट्रक्चरल कार्य में किस रिवेट का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए पेन हेड रिवेट, बी स्नैप हेड रिवेट, सी काउंटरसंक हेड रिवेट और ऑप्शन डी कॉनिकल हेड रिवेट। तो ऑप्शन ए इसमें सही होगा, पेन हेड रिवेट। अगला प्रश्न है, स्नैप हेड रिवेट को सहारा देने वाले टूल का क्या नाम है? ऑप्शन ए डॉली, बी ड्रिफ्ट, सी रिवेट सेट और ऑप्शन डी रिवेट स्नैप। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, डॉली का प्रयोग रिवेट हेड को सहारा देने के लिए करते हैं। यह प्रश्न अगस्त 2019 NCVT परीक्षा में फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, दर्शाए गए रिवेटिंग दोष का नाम क्या है? दोस्तों, इसमें देखिए मिसअलाइन हो गई है रिवेट। पहला ऑप्शन हमारे पास में प्लेटों को अनुचित तरीके से जोड़ना, बी प्लेटों के मध्य बावरी आना, सी रिवेट हेड का शंक के सापेक्ष केंद्र में न होना और ऑप्शन डी रिवेट की बॉडी प्लेट के सापेक्ष लंबवत न होना। तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा, रिवेट हेड का शंक के सापेक्ष केंद्र में नहीं होना। अगला प्रश्न है, शीट मेटल कार्यों में बड़े व्यास का वृत्त या चाप खींचने के लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए स्प्रिंग कंपास, बी ट्रेमल, सी विंग कंपास, डी साधारण कंपास। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा,
ट्रेमल का प्रयोग हम बड़े सर्किल या आर्क खींचने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है एक्स के द्वारा चिन्हित पार्ट का हमें नाम बताना है। ये लीवर सीर दिखाई गई है। ऑप्शन ए बॉडी, बी क्लैंप, सी ऊपरी ब्लेड और ऑप्शन डी निचली ब्लेड। तो इसमें इस बार क्लैंप दिखाया गया है, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है किस रिवेट का प्रयोग हल्के असेंबली कार्यों में करते हैं। ऑप्शन ए पेन हेड रिवेट, बी स्नैप हेड रिवेट, सी काउंटरसंक हेड रिवेट और ऑप्शन डी शंक्वाकार हेड रिवेट। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। कॉनिकल हेड रिवेट का प्रयोग लाइट असेंबली काम में करते हैं। अगला प्रश्न है किस टूल का प्रयोग रिवेट के दूसरे सिरे पर हेड बनाने के लिए करते हैं। ऑप्शन ए डॉली, बी ड्रिफ्ट, सी रिवेट सेट और ऑप्शन डी रिवेट स्नैप। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। रिवेट स्नैप का प्रयोग रिवेट के दूसरे सिरे पर हेड बनाने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न शीट मेटल कार्य में दर्शाई गई नॉच का क्या नाम है। दोस्तों चित्र को ध्यान से देखिए। ऑप्शन ए वी नॉच, बी स्लांट नॉच, सी वर्गाकार नॉच और ऑप्शन डी स्ट्रेट नॉच। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, वर्गाकार नॉच। अगला प्रश्न किस प्रकार के मेलेट का प्रयोग हॉलोइंग और पैनल बीटिंग कार्य के लिए किया जाता है। हमारे पास में 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए पीतल के मेलेट, बी रबड़ के मेलेट, सी लकड़ी के मेलेट, ऑप्शन डी बॉसिंग मेलेट। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। पैनलिंग के लिए बॉसिंग मेलेट काम में लेता है। अगला प्रश्न किस स्टैक का प्रयोग एक छोर से तिरछे वृत्त के चाप को बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए फनल स्टैक, बी हैचेट स्टैक, सी हाफ मून स्टैक और ऑप्शन डी बीक या बीक आयरन। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। हाफ मून स्टैक का प्रयोग एक तरफ से तिरछे वृत्त के चाप बनाने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है शीट मेटल कार्य में सहारा देने वाले औजार का हमें नाम बताना है। दोस्तों चित्र को ध्यान से देख लीजिए। ऑप्शन ए हैचेट स्टैक, बी फनल स्टैक, सी अर्धचंद्राकार स्टैक, ऑप्शन डी गोल तल स्टैक। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। राउंड बॉटम स्टैक दिखाया गया है। अगला प्रश्न है इसमें भी एक चित्र है। धातु चद्दर में बनाए गए जोड़ का नाम बताना है हमें। ये टाइप ऑफ जॉइंट है। पहला ऑप्शन है हमारे पास में ऑप्शन ए ग्रूव जॉइंट, बी पेन डाउन जॉइंट, सी नॉक्ड अप जॉइंट और ऑप्शन डी डबल ग्रूव जॉइंट। तो दोस्तों चित्र देखेंगे हमारे पास में डबल ग्रूव जॉइंट बना हुआ है। अगला प्रश्न है स्निप की अधिकतम कर्तन क्षमता कितनी होती है। ऑप्शन ए 1.2 mm, ऑप्शन बी 2 mm, ऑप्शन सी 2.5 mm, ऑप्शन डी 3 mm। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा 1.2 mm। इससे अधिक अगर मोटी धातु की चादर है तो हम शीयर काम में लेंगे। अगला प्रश्न है धातु चादर कार्य में सहारा देने वाले औजारों का नाम बताना है हमें। ऑप्शन ए देखिए चित्र देखिए, इसमें एक स्टैक दिखाया गया है। कौन सा स्टैक है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए फनल स्टैक, बी हैचेट स्टैक, सी अर्धचंद्राकार स्टैक और ऑप्शन डी गोल तल स्टैक। तो इसमें हाफ मून स्टैक दिखाया गया, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है किस रिवेटिंग टूल के द्वारा रिवेट की अंतिम आकृति बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए ड्रिफ्ट, बी डॉली, सी रिवेट सेट और ऑप्शन डी रिवेट स्नैप। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। रिवेट स्नैप का प्रयोग हम रिवेटिंग में रिवेट को फाइनल शेप देने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है रिवेटिंग में फ्लूट टाइट जॉइंट बनाने के लिए किस टूल का प्रयोग करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। एनसीईआरटी की 2019 अगस्त में फर्स्ट सेमेस्टर में भी पूछा जा चुका है। अगर ऑप्शन हमारे पास में है ए ड्रिफ्ट, बी रिवेट स्नैप, सी फुलरिंग टूल और ऑप्शन डी कॉकिंग टूल। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। फुलरिंग टूल से फ्लूट टाइट जॉइंट बनाया जाता है। अगला प्रश्न है मोटी धातु चादर को काटने के लिए किस टूल का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए बैंड स्निप, बी लीवर सीयर, सी स्ट्रेट स्निप और ऑप्शन डी सर्किल कटिंग मशीन। इसमें ऑप्शन बी सही होगा। लीवर सीयर का प्रयोग मोटी चादरों को काटने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है शार्प बैंड बनाने के लिए किस स्टैक का प्रयोग करेंगे। ए फनल स्टैक, बी हैचेट स्टैक, सी हार्पून स्टैक और ऑप्शन डी बीक या बीक आयरन। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। शार्प बैंड के लिए हम हमेशा हैचेट स्टैक का ही प्रयोग करते हैं। ये प्रश्न भी अगस्त 2019 फर्स्ट ईयर में पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न में हमारे पास में एक स्टैक दिखाई गई है। दोस्तों चित्र को ध्यान से देखिए। आपके पास में इससे संबंधित 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन बताता हूं मैं आपको। ऑप्शन ए हॉर्स, बी बीक आयरन, सी फनल स्टैक और ऑप्शन डी ग्रीजिंग आयरन। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, फनल स्टैक। अगला प्रश्न है टिन की चादरों की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए रेजिन, बी पेस्ट, सी जिंक क्लोराइड, ऑप्शन डी अमोनियम क्लोराइड। तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा। टिन की चादरों के लिए हम जिंक क्लोराइड को फ्लक्स के रूप में प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न है रूफिंग पैनलिंग के लिए शीट मेटल जॉइंट में किस प्रकार की सीम का यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए लैप सीम, बी डबल सीम, सी ग्रूड सीम और ऑप्शन डी डबल ग्रूड सीम। तो रूफिंग पैनलिंग में हम डबल ग्रूड सीम काम में लेते हैं, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है
रिवेट के इंटरफ्रेंस से संबंधित है कि रिवेट इंटरफ्रेंस क्या होता है। ऑप्शन ए चद्र की मोटाई, बी रिवेट का व्यास, सी हेड बनाने के लिए लंबाई और ऑप्शन डी रिवेटिंग के लिए कुल आवश्यक रिवेट लंबाई। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, हेड बनाने के लिए। अगला प्रश्न एक शेयरिंग मशीन से संबंधित है। हैंड शेयरिंग मशीन में एक्स के द्वारा चयनित पार्ट को हमें बताना है। ऑप्शन ए क्लैम्प, बी लीवर आर्म, सी लोअर ब्लेड, ऑप्शन डी अपर ब्लेड। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, अपर ब्लेड। यह प्रश्न भी अगस्त 2019 फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न जो है इसमें एक रिवेटेड जॉइंट में एक टूल कोई कार्य कर रहा है, इस टूल को हमें नाम बताना एक्स के द्वारा चिन्हित है। हमारे पास में 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए डॉली, बी रिवेट सेट, सी फोल्डिंग टूल और ऑप्शन डी कॉकिंग टूल। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, कॉकिंग टूल है। ये प्रश्न भी अगस्त 2019 फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है किस औजार का प्रयोग फ्लूट टाइट जॉइंट प्राप्त करने के लिए रिवेट के किनारों को दबाने के लिए करते हैं। ऑप्शन ए डॉली, बी ड्रिफ्ट, सी कॉकिंग टूल और ऑप्शन डी फोल्डिंग टूल। तो इसमें फोल्डिंग टूल होगा, अगस्त 2019 फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा जा चुका है। फ्लूट टाइट जॉइंट बनाने के लिए फोल्डिंग टूल काम में लेते हैं। अगला प्रश्न है धातु चक्र कार्य में कौन सी धातु बहुत नरम और भारी होती है। ऑप्शन ए सीसा, बी ब्लैक आयरन, सी एल्युमिनियम, ऑप्शन डी तांबे की शीट। तो इसमें लेड शीट होगा। लेड शीट जो है वो सॉफ्ट तो बहुत होती है लेकिन उसकी जो आपेक्षिक घनत्व है वो ज़्यादा होता है, इसलिए वो भारी होती है। ये प्रश्न अगस्त 2019 फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है रिवेटिंग में एक्स के द्वारा चिन्हित टूल का क्या नाम है। ऑप्शन ए ड्रिफ्ट, बी रिवेट स्नैप, सी कॉकिंग टूल, ऑप्शन डी फोल्डिंग टूल। तो ये आपको फोल्डिंग टूल दिखाया गया है, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगले प्रश्न के लिए रिवेटिंग के लिए कौन सा हैमर उपयुक्त होता है। ऑप्शन ए प्लास्टिक हैमर, बी बॉल पिन हैमर, सी क्रॉस पिन हैमर, ऑप्शन डी स्ट्रेट पिन हैमर। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, बॉल पिन हैमर का प्रयोग रिवेटिंग के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है शीट मेटल के कॉर्नर से 45 डिग्री के कोण पर काटकर बनाई गई नॉच को हम किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए वायर नॉच, बी स्लांट नॉच, ऑप्शन सी स्क्वायर नॉच और ऑप्शन डी स्ट्रेट नॉच। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, स्लांट नॉच का प्रयोग हम कॉर्नर से 45 डिग्री के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42। धातु चद्र के 2 किनारे मिलाकर के फास्टनिंग करके बनाए गए जॉइंट को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए हैम, बी सीम, सी नॉच और ऑप्शन डी ग्रूव। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, सीम। अगला प्रश्न है सोल्डरिंग के लिए प्रयुक्त होने वाला ऐसे फ्लेक्स का नाम बताइए जो पाउडर के रूप में होता है और गर्म किए जाने पर इवापोरेट हो जाता है। इसमें ऑप्शन ए रेजिन, बी जिंक क्लोराइड, सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ऑप्शन डी अमोनियम क्लोराइड। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, अमोनियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है दर्शाई गई सीम के प्रकार का नाम बताना है। ये फनल का में जॉइंट जो प्रयोग किया जाता है उसका है। ऑप्शन ए लैप सीम, बी ग्रूड सीम, ऑप्शन सी बी डबल सीम, ऑप्शन सी ग्रूड सीम, ऑप्शन डी डबल ग्रूड सीम। तो इसमें लैप सीम दिखाई गई है, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है किस रिवेट को ऐसे स्थान पर प्रयोग किया जाता है जहां रिवेट हेड के प्रक्षेप की उपेक्षा यानी कि अवॉइड करना हो, यानी कि रिवेट का हेड जो है सरफेस से ऊपर न आए। तो इसमें ऑप्शन ए पेन हेड रिवेट, बी स्नैप हेड रिवेट, ऑप्शन सी कॉनिकल हेड रिवेट और ऑप्शन डी काउंटर संक हेड रिवेट। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, काउंटर संक हेड रिवेट का प्रयोग हम इसलिए करते हैं कि रिवेट सरफेस से ऊपर न आए। तो इस प्रकार लेवल 1 के ये कुल 45 सवाल है। आगे हम लेवल 2 के प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। शीट मेटल में हम लेवल 2 के प्रश्नों के ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है माइल्ड स्टील को HSS ड्रिल के द्वारा ड्रिलिंग करने के लिए स्पिंडल स्पीड का चयन कितना करेंगे जबकि ड्रिल का व्यास 24 mm हो। कटिंग स्पीड हमारे पास में दी गई है 30 मीटर पर मिनट। ऑप्शन ए 275 mm, बी 300 mm, सी 400 mm, ऑप्शन डी 450 mm। तो इसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कटिंग स्पीड दी गई है, ड्रिल का व्यास दिया गया है और हमें निकालना क्या है, RPM। तो कटिंग स्पीड बराबर πdn बटा 1000 मीटर पर मिनट फार्मूले से हम RPM भी निकाल सकते हैं। हमें n को एक तरफ लेना होगा। हमारे पास में कटिंग स्पीड v दी गई है, ड्रिल का व्यास दिया गया है, पाई का मान हमें 22/7 या 3.14 रखना है और कटिंग स्पीड मीटर पर मिनट में ही लेनी है, ड्रिल का व्यास मिलीमीटर में ही नहीं लेना है। तो हमारे पास में RPM यानी कि रिवॉल्यूशन पर मिनट आ जाएंगे। ऑप्शन सी इसमें सही होगा, 400 RPM। अगला प्रश्न है बेंड स्निप का क्या उपयोग है। ऑप्शन ए ग्रूव काटने के लिए, बी जिगजैग काटने के लिए, सी सीधा काटने के लिए, ऑप्शन डी वृत्तीय काटने के लिए। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, बेंड स्निप का प्रयोग हम सर्कुलर कटिंग के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है किसी स्टील प्लेट का वजन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 2000 मिलीमीटर है, चौड़ाई
500 मिलीमीटर है, मोटाई 4 मिलीमीटर है और उसका जो घनत्व है वो 7.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो। तो स्टील की प्लेट का वजन हम कैसे ज्ञात करेंगे? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू मोटाई को स्पेसिफिक डेंसिटी से हम गुना करेंगे और 1000 का भाग लगा देंगे। तो 1000 का भाग लगाने पर हमारे पास में स्टील की प्लेट का वजन किलोग्राम में आ जाएगा। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू मोटाई इंटू घनत्व बटा 1000। तो इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा, 31.4 kg। अगला प्रश्न है, धातु चतर कार्य में स्टैक का क्या प्रभाव होता है, प्रयोग क्या होता है? ऑप्शन ए कार्य को ठहराना, बी सहारा देना, सी धार लगाना, ऑप्शन डी आकृतियों को मोड़ना। तो सीट मेटल वर्क में स्टैक जो है वो सपोर्टिंग टूल होता है, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। ये प्रश्न अगस्त 2019 फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, ग्रूवर का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए सीम को मुक्त करना, बी सीम को दबाना, सी सीम को लॉकिंग और क्लोजिंग करना, ऑप्शन डी सीम क्रिया के दौरान प्रतिबल मुक्ति करना। तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा, ग्रूवर का प्रयोग हम सीम की लॉकिंग और क्लोजिंग के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है, पिघले हुए शोल्डर के साथ धातु की कवरिंग एरिया की क्रिया कौन सी है? ऑप्शन ए पिकलिंग, बी स्वैगिंग, सी सीमिंग, ऑप्शन डी टिनिंग। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, टिनिंग। अगला प्रश्न है, सीट मेटल कार्य में ग्रूवर का क्या उपयोग है? ऑप्शन ए सीम को रिलीज करना, बी सीम को दबाना, सी सीम को बंद करना और ऑप्शन सी की लॉकिंग करना, ऑप्शन डी सीम क्रिया के दौरान प्रतिबल मुक्ति। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, सीट मेटल कार्य में ग्रूवर सीम की क्लोजिंग और लॉकिंग करता है। अगला प्रश्न है, इसके द्वारा चिन्हित होल का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए क्रैक को रोकना, बी आसानी से मोड़ने की सुविधा प्रदान करना, सी अच्छी अपीयरेंस देना, ऑप्शन डी सिरों के मध्य क्लियरेंस को अलाउ करना। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा कि ये होल इसलिए करते हैं कि आगे दरार नहीं बढ़े, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, बाहरी किनारे से प्रथम रिवेट की दूरी को कैसे ज्ञात किया जाता है? उसके लिए जो फार्मूला होता है वो हमें बताना है। ऑप्शन ए 3 इंटू रिवेट का व्यास, बी 2 इंटू रिवेट का व्यास, सी 2.5 इंटू रिवेट का व्यास और ऑप्शन डी 3.5 इंटू रिवेट का व्यास। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, 2 इंटू रिवेट का व्यास। यह प्रश्न एनसीईआरटी की अगस्त 2019 परीक्षा में फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, धातु चतर कार्य में स्टैक का क्या प्रयोग है? ऑप्शन ए धार लगाना, बी सहारा देना, सी कार्य को ठहराना, ऑप्शन डी टूल को क्षतिग्रस्त होने से बचाना। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, सहारा देना। स्टैक का प्रयोग सहारा देने के लिए होता है, सपोर्टिंग टूल होता है स्टैक। ये प्रश्न भी अगस्त 2019 फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के हैम और सीम बनाने के लिए अलाउंस की आवश्यकता क्यों होती है? ऑप्शन ए अच्छी अपीयरेंस के लिए, बी किनारों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए, सी सीम पर ओवरलैपिंग से बचाने के लिए, ऑप्शन डी करेक्ट साइज बनाए रखने के लिए और मजबूती बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा कि हैम और सीम का प्रयोग हम करेक्ट साइज बनाए सकें और जोड़ में मजबूती हो इसके लिए प्रयोग करते हैं। ये भी एनसीईआरटी अगस्त 2019 फर्स्ट सेमेस्टर परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न हमारे पास में है प्रश्न संख्या 12। कौन सी धातु चद्दर जॉइंट और सोल्डर करने में सबसे आसान होती है? ऑप्शन ए टिन प्लेट, बी सीसा, सी जस्तीकृत लोहा, ऑप्शन डी स्टेनलेस स्टील। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, टिन प्लेट जो है वो जॉइंट्स और सोल्डरिंग में सबसे आसान होती है। यह भी अगस्त 2019 फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, कौन सी धातु चद्दर जल के संपर्क में वायुमंडल में खुले रखने को भी सहन कर लेती है? ऑप्शन ए ब्लैक आयरन, बी कॉपर शीट, सी स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन डी जस्तीकृत लोहा यानी जीआई। तो जीआई सीट सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होती है इस काम के लिए, ऑप्शन डी इसमें सही होगा, अगस्त 2019 फर्स्ट सेमेस्टर। अगला प्रश्न, रिवेटिंग संक्रिया में ड्रिफ्ट का क्या उद्देश्य होता है? ऑप्शन ए रिवेट की स्थिति निर्धारण करना, बी धातु से धातु जोड़ सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी रिवेट किए जाने वाले छिद्रों को संरेखित करना, ऑप्शन डी रिवेट हेड को क्षतिग्रस्त होने से बचाना। तो ड्रिफ्ट का प्रयोग होता है छिद्रों को, जो दो प्लेटें हैं उनके छिद्रों को अलाइन करना यानी कि एक सीध में करना, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। तो ये शीट मेटल के लेवल 2 के प्रश्न हमने अभी चर्चा किए हैं। इसके बाद में हमारे पास में आता है लेवल 3। मॉड्यूल 3 के लेवल 3 शीट मेटल के प्रश्न हैं, कुछ और बाकी हैं। पहला प्रश्न है इसमें, काटते समय शीट मेटल के अंदरूनी किनारे पर बावरी आने का क्या कारण है? ऑप्शन ए अवकाश नहीं रखना, बी धातु को कठोर होना, सी बल में वृद्धि होना, ऑप्शन डी एक्सेसिव अवकाश देना,
ऑप्शन ए इसमें सही होगा, क्लियरेंस नहीं रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों, चित्र देखिए, इसमें एक रिवेटेड जॉइंट दिखाया गया है लेकिन इसमें फॉल्ट है। क्या फॉल्ट है, हमें उसका नाम बताना। ऑप्शन ए प्लेटों के मध्य बावरी, बी रिवेट हेड का सेंटर में नहीं होना, सी अधिक मात्रा में अलाउंस दी गई है, ऑप्शन डी छिद्र में, प्लेट में छिद्र एक रेखा में न होना। तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा। हमें जो होल है वो मिस अलाइन दिखाई दे रहे हैं, देखिए, इसलिए ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न, रिवेटेड दोष का नाम क्या है। इसको भी चित्र को ध्यान से देखिए, इसमें रिवेट का हेड देखिए, आप गड़बड़ दिख रहा है। इसमें ऑप्शन ए है शैंक पर बहुत कम अलाउंस दिया गया है, बी शैंक पर बहुत अधिक अलाउंस दिया गया है, सी शैंक के साथ रिवेट हेड केंद्र में नहीं है, ऑप्शन डी रिवेट का हेड शैंक के लंबवत नहीं है। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, शैंक पर बहुत अधिक अलाउंस दे दिया गया है। यानी कि शैंक का अलाउंस अधिक होगा तो एक्स्ट्रा हो जाएगी शैंक, जिससे हेड बनते ही उसका हेड गड़बड़ हो जाएगा। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न भी फॉल्टी रिवेटिंग से संबंधित है। दोस्तों चित्र को ध्यान से देखिए, हमें इस फॉल्टी रिवेटिंग का कारण बताना है। ऑप्शन ए हमारे पास में है प्लेटों के मध्य बावरी, बी बहुत कम मात्रा में अलाउंस दिया गया है, सी प्लेटों का अनुचित तरीके से जोड़ना, ऑप्शन डी बहुत अधिक मात्रा में अलाउंस दिया गया है। तो ऑप्शन ए इसमें सही होगा, प्लेटों के मध्य बावरी के कारण ऐसा दोष आ जाएगा। ये प्रश्न भी एनसीईआरटी अगस्त 2019 फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न हमारे पास में है, रिवेटिंग में क्या दोष है। इसमें चित्र को ध्यान से देखिए। ऑप्शन ए बहुत कम मात्रा में अलाउंस दिया है, बी प्लेटों के मध्य बावरी आ गई है, सी प्लेटों में होल्स एक सीध में नहीं है, ऑप्शन डी रिवेट की बॉडी लंबवत नहीं है। इसमें एक हेड छोटा और एक बड़ा बन गया है। देखिए दोस्तों, ऐसा तब होता है जब अलाउंस कम होता है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा, बहुत कम मात्रा में अलाउंस दिया गया है। यह प्रश्न भी एनसीईआरटी अगस्त 2019 फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, मुड़ने से रोकने के लिए रिवेटों के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए 2D, बी 2.5D, ऑप्शन सी 3D, ऑप्शन डी 3.5D। तो बकलिंग रोकने के लिए कम से कम रिवेटों के मध्य दूरी 3D होनी चाहिए, यानी कि रिवेट के व्यास का 3 गुना कम से कम होनी चाहिए। तो ये थे प्रश्न हमारे पास में लेवल 3 के। अगले वीडियो में हम मॉड्यूल 4 वेल्डिंग के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। एक सूचना और है दोस्तों, यदि आपको ये सब प्रश्नों से संबंधित PDF फॉर्मेट में चाहिए जिससे आप प्रिंट निकाल सकें, तो या तो जो मोबाइल नंबर दिए गए हैं स्क्रीन के ऊपर, उस पर पर्सनली आप अपना ITI का नाम और आपका खुद का नाम और आपकी ट्रेड लिख दें, जिससे आपको PDF फॉर्मेट में ये फाइल मिल जाए पूरी फिटर फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की। इसके अलावा सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की भी आने वाले वीडियो में डिस्कस की जाएगी। धन्यवाद।